कि सब ठीक है। इराक में वाक़ 2 फौजी ठिकानों पर ईरान से मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। अब होने वाले जानी और माली नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अब तक सब ठीक है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। इस पूरे मामले पर मैं कल सुबह बयान दूंगा। तो हमारे पास सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी इस अहम मौजू पर। मेरे पहला सवाल है कि क्या दुनिया तीसरी अजीम जंग की दहलीज पर खड़ी है? तीसरी जंग अजीम की दहलीज पर खड़ी है, हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन हालात में हिंदुस्तान का क्या किरदार होगा? खित्ते में उसका बड़ा रोल है। अगर हम देखें तो पिछले 6-7 सालों में हिंदुस्तान ने अपनी वो जगह बना ली है कि दुनिया उसकी सुनती है, उसका दखल अमल देखा जाता है। ऐसे में हिंदुस्तान का कितना बड़ा रोल हो सकता है? तीसरा सवाल, क्या ये तेल के लिए हो रहा है या फिर इसकी और भी वजूहात है जिसको टटोलने की जरूरत है? चौथा, क्या दुनिया फिर 2 हिस्सों में बट जाएगी जैसा कि पहले की जंग अजीम में देखा गया है? और पांचवा सवाल, अमेरिकी इलेक्शन पर इसका कितना असर जैसा कि कहा जा रहा है? तो आइए इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे। मैं तेहरान से भी आपको पे 56 मौतें हुई हैं क्योंकि स्टैम्पीड हो गया। तो इस तरह के मकाम पर जब आदमी पहुंचता है, वाकई ईरान को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अब अपने आवाम को ईरान किस तरह से सेटिस्फाई करे कि वाकई जिसको हीरो के तौर पर देखा जाता है और उसको अगर अमेरिका जो ईरान की नज़र में दुश्मन है, अगर वो इस तरह का कातिल करते हैं उनके हीरो का, तो वो जायज भी है कि जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। अमेरिका सर ये तो जानता है अच्छी तरह से कि ईरान न तो अफगानिस्तान है और न ही इराक की तरह है। सीधे तौर पर उसने वहां के एक बहुत बड़े शख्सियत पर हमला किया है। वो जानते थे कि कितना उनका असर है और क्या रिएक्ट होगा। वो तमाम चीजों को समझ रहे होंगे। तो इसको करने का मकसद क्या आपको समझ में आता है? क्या दिखता है? ये काम उन्होंने ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा। ये ऐसे है कि जब उन्होंने किसी भी, अब जैसे सुलेमानी जो हैं उनको अगर उन्होंने खात्मा किया है, जनरल हैं, वो जानते हैं कि वो किस तरीके से कर्ड्स को और पूरे जितने भी शिया, चाहे वो लिबिया में हैं, चाहे वो सीरिया में हैं, चाहे वो यमन में हैं, चाहे वो इराक में हैं, उनको एक तरीके से मैं कहूँगा कि प्रॉक्सी वॉर के लिए, मिलिशिया के लिए, ईरान को मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर में ईरान कहीं खड़ा नहीं होता है। अगर कन्वेंशनल वॉर में वो यूएस की बराबरी नहीं कर सकता है, वो क्या तरीका है जिससे वो यूएस को दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर आप हमको एक मुक्का मारेंगे तो हम भी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और करेंगे। अब जब तक ईरान जो है एक पुरानी सभ्यता है, ईरान जो है शिया देश है, ईरान जो है उसका दबदबा है और उसका आज की तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ एक तरीके से शिया और सुन्नी का जो वाद विवाद रहता है और जो दोनों के बीच में जो मैं कहूँगा मतभेद है, वो मतभेद सामने आ रहा है। अब जब आप इस तरह के देखते हैं, अब आप माने या ना माने, आईएसआईएस का सफाया करने वाले का कोई दुश्मन हो सकता है? आईएसआईएस एक तरीके से पूरे माहौल सबको मालूम है, लेकिन आईएसआईएस वाज सपोर्टेड बाय यूएस, सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, और उसके बरखिलाफ लग रहे हैं सुलेमानी जनरल। वो कहाँ के? इराक के। तो सीरिया में जब तक आईएसआईएस का पीछे ढकेला ना गया और इराक पे पूरा कब्जा किया गया इनका, सीरिया पे जब तक ढकेला नहीं गया, सीरिया असद से वापस लेने की कोशिश है। तो ऐसे माहौल के अंदर ये जो है, मुझे लगता है कि जब तक ईरान, अब एक ये जो आप बात करें थर्ड वर्ल्ड वॉर की, मैं ये नहीं सोचता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ये शैडो बॉक्सिंग है, ये दिखाने का है कि प्रेशर के ऊपर प्रेशर, अगर आप प्रेशर डालने की काम रखते हैं तो हम भी कम नहीं हैं। हथियार खरीदेगा, हथियार कहाँ से खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। तो अभी अमेरिका को क्या विन विन सिचुएशन है, हथियार भी सऊदी अरेबिया खरीदेगा, उसके भी पैसे मिलेंगे, और ये तेल का भाव बढ़ेगा, उसके भी पैसे मिलेंगे, रशिया को भी विन विन है। अब इस माहौल में चीन जो है वो देख रहा है दूर से, क्योंकि अगर चीन दखल अंदाजी देता है तो अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका सैंक्शन लगाएगा तो चीन को क्या होगा? $500 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो इस माहौल, ऐसे माहौल में जहां पे हर कोई देख रहा है क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि तीसरा महायुद्ध होगा। ये सब तेल और पैसे का खेल है, और
अपने हथियार बेचने का ये पूरा एक मैं आ रहा हूं सर आपके। मिसाल के तौर पर पिछले साल जब ईरान में सैलाब आया तो वो जो है वो बढ़कर उन इलाकों में गए जहां पे सैलाब आया था और खुद उन्होंने मदद की। जो इलाके बुरी तरह डूब गए थे, लोगों को बाहर निकालने में ये नहीं था कि सिर्फ उनके कमान में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वो लोग मसला निकाल रहे हैं, बल्कि खुद जो है वो पानी में भी उतर गए थे, लोगों की भी मदद कर रहे थे। हर जगह पर यह चीज देखी गई है। अपने फौजियों के साथ उन्होंने घरेलू ताल्लुकात बरकरार किए हुए थे और जो सिपाही पासदारान इंक़िलाब इस्लामी जो एक बहुत ही अहम शोबा है यहाँ की फौज का, मुसल्लह फौज का, उनके घरानों के साथ आपके गहरे ताल्लुकात थे। जब आप सड़क पे कहीं उनसे मिलते थे तो वो इतनी मिलनसारी के साथ यानी दूसरों से पेश आते थे कि उसकी वजह से इतना गहरा रिश्ता बन गया था अवाम और जनरल कासिम सुलेमानी के बीच। ये सिर्फ जनरल कासिम सुलेमानी तक महदूद नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर फौजी जनरल्स का यही है। लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी क्योंकि उनकी कारकिर्दगी रही थी ईरान से बाहर भी, इराक में भी, शाम में भी, यही उनका सुलूक वहां के अवाम के साथ भी रहा है, इसीलिए वो बेइंतहा हर दिल अजीज थे। और ये चीज हर पैमाने पर, हर जगह पर देखी गई है। ईरान भर में जो आप लोगों ने देखा होगा कि करोड़ों का मजमा आया था, ये उसकी असल वजह यही है। अब आप हिसाब लगाइए कि किस हद तक ये अवाम के लिए संगीन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सैयद हसन जैदी, अब कासिम सुलेमानी साहब दुनिया में नहीं है, उनकी तदफीन हो चुकी है, और जिस तरह से ईरानी अवाम का मैं जानना चाह रहा हूं अब वहां पर क्या हो रहा है, क्या सोचे, और उसका बदला भी लिया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लोगों को मार गिराया गया है और एक तरह से अमेरिका के गाल पर तमाचा भी बताया है सुप्रीम लीडर ने ईरान के। अवाम क्या कह रही है? देखिए, अवाम भी, आज ही मैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए गया था, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हम लोग गए और अवामी तासुर हर तबके से। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग मिसाल के तौर पर ज्यादा उनको कोई खास सियासत से सरोकार नहीं है, वो भी यानी उनकी आंखें पुरनम हो जाती थी जब हम बात करते थे जनरल कासिम सुलेमानी की। मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि वो जो मोहब्बत का रिश्ता बरकरार हो जाता है, वो फिर एक जनरल और उनके सिपाही या एक लीडर और उनके कह सकते हैं कि अवाम जो है उसके बीच ये बात नहीं रह जाती। ये एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है और ये सही तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पे देखा गया। अवाम से भी जिससे मेरी बात हो रही थी आज, वो सब यही कह रहे थे कि हम सब कासिम सुलेमानी है, यानी अब उन्होंने जो अक़दार कायम किए थे अब हम उसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया था, विजन क्लियर कर दिया है। अब उस रास्ते पर हम लोगों को आगे बढ़ना है जो वो क्लियर करके गए। उनके सैकड़ों शागिर्द हैं, उन्होंने ऐसे लोगों की तरबियत की है जो यकीनन इंटेलिजेंस के शोबे में और फौजी मैदान में भी बेइंतहा कामयाब रहेंगे। लिहाजा उसकी तरफ से तशवीश नहीं है कि अब क्या होगा, यानी कि कहीं हमें शिकस्त ना हो जाए, क्योंकि अगर शिकस्त की बात होती तो कल रात का शायद हमला ही ना होता। अभी वो तदफीन उनकी मुकम्मल नहीं हुई थी और सिपाही पासदारान इंक़िलाब इस्लामी ने मिसाइली हमला किया है, उसमें सैकड़ों मिसाइल मारे गए हैं नुल असद फौजी अड्डे पर और अरबील के करीब। तो ये खुद दिखाता है कि अभी उनका रास्ता जारी है। अवाम में इस खबर के बाद बेइंतहा खुशी पाई गई। सुबह 5 बजे 6 बजे लोग सड़कों पे निकल आए थे, अच्छी खासी बड़ी तादाद में। इस सिलसिले की रिपोर्ट्स भी हम लोगों के पास मौजूद हैं मुकम्मल तस्वीर के साथ। तो ये खुद दिखाता है कि अवाम में तशवीश इस बात की तरफ से यकीनन है कि अब कासिम सुलेमानी जैसा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो चीज है वो ये है कि ये रास्ता जरूर जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने विजन एकदम पब्लिक का क्लियर कर दिया है। इस तरफ से कोई खौफ नहीं है। और जो इस्लामी जमहूरिया ईरान और ईरान का जो इस्लामी इंकलाब है, उसके जो अक़दार हैं उस पर भी लोग कारबंद हैं। आज भी, कल परसों भी उन्होंने साबित किया, जिस दिन उनकी शहादत हुई उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया उससे भी ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो गई। सैयद हसन जैदी, आप हिंदुस्तानी हैं और इस वक्त ईरान में रह रहे हैं और आप वहां पर सीनियर सहाफी हैं, वहां के एक बड़े टेलीविजन से आप जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ईरान हिंद के ताल्लुकात के हवाले से भी मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसको किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान के लिए ईरानी अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान के किरदार को लेकर? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के और ईरान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं, हजारों साल पुराने हम कह सकते हैं सीधे तौर पर। और इस्लाम के आने के बाद भी हमारी जबान पर इस्लाम के जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर भी ईरान का असर ज्यादा है। हम सलात नहीं बोलते, हम नमाज बोलते हैं, हम सोम नहीं बोलते, हम रोजा बोलते हैं, हम अल्लाह हाफिज नहीं करते, हम खुदा हाफिज करते हैं। इतना बड़ा असर है ईरान का हमारे यहाँ। चाबहार पोर्ट
की अगर हम बात करें, ईरान का बड़ा रोल है वहां पर और हिंदुस्तान का भी सीधे तौर पर अगर हम देखें, ऐसे में ईरानी अवाम हिंदुस्तान से क्या तवक्को कर रही है इस वक्त इन हालात में? अच्छा, एक तो हम पहले वजाहत कर दें कि मैं ईरानी नेशनल हूँ, यकीनन हिंदुस्तानी और यानी बर्र सगीर से मेरा ताल्लुक है, इस पर भी मुझे फख्र है यकीनन। लेकिन आपको हम बताएं कि इस वक्त ईरानी अवाम, एक तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि जब इंसान कोई जंग लड़ता है, किसी महाज में कदम रखता है, तो वो अपनी बुनियाद के यानी अपने जो उसकी जड़ें हैं उनकी बुनियाद पे आगे बढ़ता है, दूसरों से उसको तवक्को आमतौर से नहीं होती। ये कि हिंदुस्तान बैक वक्त अमेरिका का भी साथ दे रहा हो और ईरान का भी साथ दे रहा हो, या ऐसी अगर कोई खबर वहां से ईरान को मौसूल हो कि रिस्ट्रेन से काम लेना चाहिए और जो है तनाव ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी तकलीफदेह बात इस लिहाज से होगी कि आप जालिम और मजलूम का दोनों का बैक वक्त साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ईरान नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में ईरानी जो सफीर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हिंदुस्तान कोई अमन की पहल करता है तो हम इसका खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे। यकीनन ईरान इस वक्त जो है अपना जवाबी कार्रवाई कर चुका है वाज़े पैमाने पर और वाज़े तरह से वो कर चुका है, तो इसमें यकीनन सालिसी की बात नहीं है। लेकिन अगर जो है ये पीसफुल माहौल जो है, ये अमन का माहौल जो है, उसको हिंदुस्तान बरकरार रखने या पैदा करने भी फिलहाल इस वक्त की मौजूदा कैफियत के मुताबिक पैदा करने में कोशिश कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। यकीनन ईरानी अवाम भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हिंदुस्तानियों को, लिहाजा उनसे यही तवक्को है। यानी जब चाबहार पोर्ट की जब बात होती है या इस तरह के दूसरे मंसूबे जब होते हैं, तो ईरानी अवाम की तरफ से न सिर्फ ये कि रुकावट की कोई बात नहीं होती, बल्कि वो उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं उसका। लिहाजा इस वक्त हिंदुस्तान को भी बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही यानी मेरे ख्याल में कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें वाज़ेह कर देना चाहिए कि वो इस वक्त किसके साथ खड़े हैं। ये भी मेरे ख्याल में फर्ज बनता है एक दोस्त की हैसियत। मैं लौटूंगा। जैसा कि कर्नल साहब ने कहा भी कि वो हथियार बेचने का भी काम करता है वो, जैसे कि उसी पॉइंट को मैं खाली संक्षेप में बता दूं, भारत पिछले साल तक दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे नंबर 1 एक देश हुआ करता था, लेकिन इस पूरे शिया सुन्नी के विवाद को थोड़ा और हवा देके वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को थोड़ा और आगे फ्रंट पे करके इन्होंने अब सऊदी अरब दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है आज के डेट में, तो हथियार भी बेच रहा है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा इमरान साहब की, जो पूरा क्षेत्र है वो, उस पूरे क्षेत्र में सीरिया का संकट हो चुका है और वहाँ पे सीरिया के पूरे क्राइसिस के मामले में कहीं ना कहीं जो ईरान वाला हिस्सा रहा, चूंकि ईरान उसमें रूस के साथ था और रूस और अमेरिका जब आमने सामने रहे तो वहां पे रूस की स्थिति काफी मजबूत हुई है इस समय। और अब जब ये आज पूरा घटनाक्रम घटा है तो इस समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समय सीरिया के दौरे पे हैं, तो पूरे घटनाक्रम में हम लोग ये नहीं कह सकते कि केवल ये घटनाक्रम ईरान और अमेरिका के बीच में सीरिया शुरू कर दी। नेटो ने कहा है कि जो उनका कमान इस वक्त यानी बगदाद में था उस वक्त, वो कुवैत मुंतकिल कर दिया जाएगा आर्जी तौर पर। और इसके अलावा जो है बहुत सारी फोर्सेस जो वहां पर थी, कई यूरोपीय ममालिक जो है उन्होंने अपने फोर्सेस वहां से बाहर निकाल दी। तो ये सब दिखाता है कि मुमकिन है, लेकिन अज़्म की बात है कि किस हद तक पुरअज़्म है यहाँ के ममालिक बाहर करने में। अब आप देखें कि इराक में क्या सूरत हाल है। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर तेल पर कब्जा किया हुआ है कि पहले तेल की पूरी आमदनी जो है अमेरिका के पास जाती है, वो लोग मुनासिब समझे या ना समझे, फिर जो है उसको इराकी अवाम तक और इराकी हुकूमत तक पहुंचाते हैं, और वो भी किस तरह किस अंदाज से पहुंचाते हैं, और हर 2 मिनट के बाद धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि अगर फला नहीं किया तो ये पैसे नहीं देंगे, और अगर ये फला नहीं किया तो उसकी रुकूमत आपको नहीं दी जाएंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इनकी मौजूदगी जब भी रहती है वहां पे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, टेररिज्म में इजाफा होता है। इस पूरे इलाके में हम लोग देख रहे हैं, अभी आप दाइश के खात्मे के बाद ही से अमेरिका वहां पे क्या कर रहा है। लिहाजा और पिछली दफा हम लोगों ने देखा जब अमेरिका इस इलाके से निकल गया तो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली कम होने लगी। तो इसका मतलब है कि अमेरिका की मौजूदगी और लेकिन सईद हसन जैदी साहब, इसको इस तरह से भी तो देखें कि ईरान अमेरिका पर कोई कार्रवाई करता है या अमेरिका ईरान पर, लेकिन हमले होते हैं इराक पर ही। देखें तो दोनों करते हैं हमले इराक पर, तो मुतासिर सीधे तौर पर इराक हो रहा है। इस बात को ईरान में किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इराक पर ही होता है जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं जी। देखिए, आज की भी आपने रिपोर्ट में यकीनन आपकी नजरों से भी गुजरी होगी कि इराकी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि ईरान ने पहले से उन्हें मुत्तला कर दिया था, और
ईरान की मौजूदगी वहां पे मुकम्मल तौर पर कानूनी मौजूदगी थी, क्योंकि इराकी हुकूमत ने दाइश से मुकाबले के लिए दरखास्त भेजी थी और ईरानी फौजी मुशीर वहां पर गए थे। लिहाजा ईरान की मौजूदगी और अमेरिका की मौजूदगी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अमेरिका जबरदस्ती वहां पर आया हुआ है। ऐन उल असद एयरबेस में वो आके उन्होंने डेरा जमा लिया है और वो निकलने के लिए तैयार भी नहीं है। धमकी तो कल ही अमेरिकी सदर ने दी है कि अगर आपको जो है आप चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें तो ऐन उल असद के रेनोवेशन में आपको हमें मदद करनी होगी और वहां पे सारे जो हमने मशीनरी लगाई उसके सारी रुकूमात हमें देनी होगी। इसका मतलब है कि ये लोग नहीं आए यहाँ पर अमन बरकरार करने के लिए और सिर्फ आए दहशतगर्दी के लिए। पूरे इलाके में आप लोग देख लें, जहां कहीं पे भी जरा सा टेंशन होता है तो वहां पे अमेरिकी अफवाज जरूर मौजूद होती हैं। इन लोगों ने इस पूरे इलाके में अपनी अफवाज इतनी ज्यादा बिठाल दी हैं कि इलाका बदअमनी का बुरी तरह शिकार हो गया है। अगर पिछले आप जितनी इनकी फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं उतनी ही ज्यादा बदअमनी में इजाफा हो रहा है। बहरीन में, कतर में, सऊदी में, इमारात में, हर जगह पे आप देखें इस पूरे इलाके में गुज़श्ता 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से किस हद तक टेंशन में इजाफा हुआ है, किस हद तक बदअमनी में यहाँ पे इजाफा हुआ है। जर्रा बराबर इन लोगों ने काम नहीं किया है कि इस इलाके में लाके पुरअमन फिजा को पैदा किया जाए। और अभी जो ईरान ने मिसाइल मारा है, बसरा में खुशी मनाई गई है, शाम के हलब इलाके में खुशी मनाई गई है, आपके इराक में कई जगहों और पे बगदाद में खुशी मनाई गई है। बाकी चले जो शिया जो इलाके हैं उनमें तो खुशी मनाई गई है, लेकिन बाकी इलाकों में भी अब अगर आज ये जो सारे डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं ये तमाम खलीज फार्स के अतराफ के ममालिक में, अगर ये अपने पब्लिक को जर्रा बराबर आज़ादी देते तो नजर आता है कि किस हद तक खुशी पाई जाती थी उनमें। लुबनान में हम लोग यही देख रहे हैं, यमन में यही पे देख रहे हैं, जहां पे थोड़ी बहुत जमहूरियत है वहां पे हम लोग अवाम की खुशी को देख रहे हैं और ये हर पैमाने पर देखा जा रहा है। और ये हो सकता है ढकी छुपी बात हो कि सियासतदान भी अंदर अंदर पैगामात जो भेजते रहते हैं ईरान के मुख्तलिफ ओहदेदारों के लिए, उसमें भी यही होता है कि आपने जब अमेरिका को फलां जगह पे मारा तो हमारे यहाँ इतनी खुशी मनाई गई और फलां सियासतदान भी बहुत ज्यादा वो जो है वो खुश हो गए। सैयद हसन जैदी, मैं लौट रहा हूं। संजय कुलकर्णी जी, ऐसा है क्या? मतलब हसन जैदी साहब ये कहना चाह रहे हैं इंक्रोचमेंट कर रखा है, दादागिरी कर रखा है, जिसको लेकर वहां से अमेरिका को हटाना जरूरी है। क्या सिर्फ इतना ही, इस बात सिर्फ क्या इतनी ही है? और आज अगर ट्रंप जब बोलेंगे, मैं आपसे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जानना चाहता हूं, तो क्या किसी सख्त हमले की बात होगी या चीजों को मामूल पर लाने के लिए अब कोशिश होगी? ऐसे है कि इराक के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अमेरिका ने हमारे को कहा है कि हम अपने ट्रुप्स को पुल आउट करेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में जो जम्मे गफीर दुनिया ने देखा, उसको देखकर यह समझ में आता है कि ईरान में किस तरह के जज्बात रहे हैं और ईरान उसको किस तरह से ले रहा है। मेरे साथ सैयद हसन जैदी साहब हैं, सहर टीवी ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेहरान से। सैयद हसन जैदी साहब, मैं आपसे ब्रेक से पहले यही जानना चाह रहा था कि कार्रवाई कर दी है ईरान ने, क्या बदला पूरा हुआ? सुर्ख परचम जो लहराया जा रहा था, क्या ये मान लिया जाए कि अब बदला पूरा हुआ है या अभी इसे और रखा जाएगा? देखिए, सुप्रीम लीडर ईरान के उन्होंने आज ही सुबह को लाइव तकरीर की थी। कमी पेश आता है कि उनकी तकरीर लाइव दिखाई जाए। बहरहाल जो सिचुएशन की अहमियत थी उसके पेश नज़र ये काम किया गया और उन्होंने इस जानिब इशारा किया है कि ये अमेरिका को एक तमाचा था, यानी हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं और हमारी मिसाइली ताकत इतनी है कि हम तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। अभी आप देखें, पिछले दूसरी जंग अजीम के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी मुल्क अमेरिका को इस तरह से आके उसका मुकाबला कर सके। उसके जो एयर बेसेस हैं या उसके सिरे से कोई बेस अगर हो उस पे हमला कर दे, और ईरान ने ये साबित कर दिया, लिहाजा ताकत मौजूद है। अब दूसरा पहलू, सईद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं और उधर जो है इराकी जो मुख्तलिफ तंजीमें, मुजाहिमती तंजीमें, रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो इत्तेफाक से सद्दाम के खात्मे के बाद, सद्दाम की हुकूमत के खात्मे के बाद अमेरिका के मुकाबले के लिए वो लोग सामने आए थे, क्योंकि अमेरिका वहां पे लूट खसूट मचाए हुए था। और आप उधर यमन में देख रहे हैं, इनके सारे जितने लीडर्स हैं, इनका कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी ये इस्तेकामती महाज यानी रेजिस्टेंस जो पूरी लाइन थी उसके ये लीडर थे।
लिहाजा इनका इंतकाम इनके लिए इंतकामी कार्रवाई जो की जाएगी ये महदूद नहीं रहेगी। और असल इंतकाम, यहाँ पे नारे भी लगाए गए थे परसों, मैं उन मुजाहिरों में, मुजाहिरे ही मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर थे एहतजाजी जो जुलूस और जो जुलूस जनाजा था उसमें मैंने शिरकत की थी। जो नारे लग रहे थे वो यही थे कि हाज कासिम, जैसा कि ईरान में उन्हें कहा जाता था, जनरल कासिम सुलेमानी, उनका असल इंतकाम इसराइल सहूनी हुकूमत की तबाही और इसके अलावा अमेरिका का इस इलाके से निकल जाना है, जिसकी जानिब रहबर इंकलाब ने भी आज आयतुल्लाह खामेनेई ने भी इस जानिब इशारा किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस इलाके से निकल जाना चाहिए ताकि इस इलाके की अवाम चैन की सांस लें। जो परेशानियां इन लोगों ने खड़ी की हुई हैं और दौलत जो है वो इलाके की जो है लूट रहे हैं, और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो है वो बहुत आसानी से उसे खर्च कर रहे हैं। 400 अरब डॉलर 500 अरब डॉलर की बात करके असलहा खरीद रहे हैं, वो असलहा जो चलाना भी उन लोगों को नहीं आता। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे देखी जा रही हैं। और अगर ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, इस पूरे खित्ते के अवाम का मसला है, और अगर अमेरिका नहीं गया तो यही कैफियत जारी रहेगी। और वो जो सुर्ख परचम की आपने बात की थी, वो यकीनन असल इंतकाम यही होगा कि जनरल कासिम सुलेमानी ने जिस राह में कदम रखा था उस राह को पूरा किया जाए। अमेरिका को अगर हो सके तो लात मार के, जो यकीनन हो रहा है, लात मार के इस इलाके से बाहर निकाले। मतलब ये जंग लंबी चलेगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो दुनिया में एक बहुत ही विशेष स्थान रखती है, और ईरान जो है सक्षम है, अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है। और जो इनका आदित्य योद्धा जिसने देश के लिए, ईरान के लिए किया, वो उनके दिल में है। वहां की आप पब्लिक को देखिए, जो अब उनका जनाजा निकल रहा था। ईरान जो है ये बदला जरूर लेगा और अमेरिका को ये सबक सिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि आप ये देखिए कि अमेरिका के पास जो इक्विपमेंट है, फोर्स लेवल है, वो ईरान से ज्यादा है, लेकिन जो लोगों के अंदर जोश है ईरान के अंदर, वो अपने आप में एक महान शक्ति दिखा रहा है। आज पूरे विश्व को यह बताना चाहता है कि ईरान, कि हम बदला लेके रहेंगे। और आप देखिए, उन्होंने ओपन चैलेंज किया है, उनके ऊपर ट्रंप साहब के ऊपर इनाम रखा है, और इनकी जो भी शक्ति है अमेरिका की, ये शक्ति को ये टक्कर लेंगे और एक इनको सबक सिखाएंगे। ईरान की ताकत के साथ रूस बिल्कुल खड़ा है। जो वहां पे समीकरण बन रहा है, रूस खड़ा है, और ईरान और रूस के बीच में काफी बेहतर तालमेल हम लोगों ने सीरिया क्राइसिस में देखा है। तो ईरान के भीतर जो एनर्जी आ रही है वो इन तमाम चीजों के कारण से आ रही है। हम हार्मुज के खाड़ी में जिस तरह से उसने ब्रिटेन को चुनौती दी, ब्रिटेन के जहाज को पकड़ा, या अतीत में भी हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से उसकी जो नेवल पावर है, वो नेवल पावर काफी मजबूत है। तो ये चूंकि उस एरिया के हिसाब से तो वो काफी डोमिनेंट रखता है वो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जो ईरान भी चाह रहा है कि हम सीधे सीधे अमेरिका को वहां से हटा दें। लेकिन इसलिए मैं इमरान साहब ये चीज कहूंगा कि ये एक तरह से लॉन्ग टर्म ये जो सिचुएशन चलेगा, तो इसका भारत पे जो नुकसान होगा, चूंकि मैं उसके तरफ भी थोड़ा सा पॉइंट में लाना चाहूंगा। हम लोग अभी इस समय हम लोग का निर्यात हम लोग का पहले से ही कई महीने से माइनस में चल रहा है इस समय। कुछ चीजों में, जैसे कि ईरान जो है, रूस हम लोग का चाय सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश पहले हुआ करता था। पिछले साल से ईरान ने नंबर 1 का स्थान ले लिया है, तो हमारा चाय का निर्यात प्रभावित होगा। इसके अलावा भारतीय हल्दी, जो भारतीय हल्दी है अभी, खड़ी हल्दी, उसका सबसे बड़ा मार्केट अभी ईरान है। ये कुछ चूंकि बेसिक नेसेसिटीज में है, तो ये अभी अमेरिका के प्रतिबंध के दायरे से बाहर था ये। तो ये सारी चीजें वहां पर हम लोग का जा रहा था। तो एक तो तेल का नुकसान तो है ही हम लोगों को, उसके अलावा इस तरह के जो मूलभूत निर्यात जो वहां पे हम लोग के जा रहे थे, वो भी हम लोग के घटेंगे। चूंकि देखिए, अगर आज के डेट में जो रेट बना हुआ है तेल का, अगर तेल का यही रेट 1 साल रह गया अगर, तो उस पे कम से कम हमारे सरकार के ऊपर 55,000 करोड़ का घाटा पड़ेगा उसके ऊपर। पिछले साल जो 5 जुलाई को जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें सरकार ने अनुमान लगाया था 7 लाख करोड़ का घाटा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, नहीं 31 मार्च 2020 के लिए। वो डेट जो है कि पिछले नवंबर महीने में ही क्रॉस कर चुका है इमरान भाई। तो ऐसे स्थिति में अगर ये जो नए संकट आ रहे हैं, तो हम लोग का जो राजकोषीय घाटा जो काफी बढ़ेगा, वो हम लोग को काफी संकट पैदा करेगा इन तमाम चीजों के बीच में। ये इकबाल जी आप ये देखिए, जब भी ये 3 जनवरी को हादसा हुआ है, उसके बाद इराक ने रिटेलिएट किया है, बट
वो अपने जो वॉर है वो अपना वो फ्रंट खोलेगा जो उसको मजबूती देगा। इट मे बी नॉट ए कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, बट लेकिन वो अपना बदले की भावना वो दिखाता रहेगा और बदले लेके रहेगा। और जो हमारे देश में इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसमें देखो आप $3 जो पर बैरल आ गया है, स्टॉक मार्केट हमारी गिर चुकी है और सोने के रेट जो है, गोल्ड का रेट है वो भी बढ़ गया है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। इंडिया के ऊपर, नॉट ओनली इंडिया, आप 2018 के आप सेंसस देखिए, 21% ऑफ ऑयल इज सप्लाई थ्रू देम, थ्रू द रूट ऑफ दिस होमस स्टेट। तो ये एक वर्ल्ड के लिए, और ये बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिकल जो है रिसेशन जो है वैसे ही स्लो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में और तो इससे आपकी भी बात फर्क पड़ेगा। जी, ऐसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये हालात देखते हैं। अब अमेरिका का क्या रद्देअमल सामने आता है, सदर ट्रंप किस तरह की बात रखते हैं, उससे ऐसा लगता है आगे का लाहेअमल तय होगा, उससे आगे का घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिलेगा। हिंदुस्तान की इस पर नजर बनी हुई है, हमारी इस पर नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।